रात का सन्नाटा, होर्मुज जलजमरू मध्य की काली लहरों पर तैरता युद्धपोत, आसमान में घूमते ड्रोन और अचानक समुद्र के बीच अलर्ट सायरनों की तेज आवाज। कुछ ही सेकंड में मिसाइलें हवा चीरती हुई आगे बढ़ती है। अमेरिकी युद्धपोतों के डेक पर अफरा तफरी मच जाती है। रडार स्क्रीन लाल निशानों से भर उठती है। दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री नस एक बार फिर आग और बारूद की गिरफ्त में दिखाई देती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज मिसाइलें नहीं थी, बल्कि व्हाइट हाउस से आया बयान था। डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और बोले, सीज फायर अभी भी जारी है। अब जरा सोचिए, अगर सीज फायर जारी है तो फिर मिसाइलें क्यों चल रही हैं? अगर शांति कायम है तो अमेरिकी युद्धपोतों पर ड्रोन और छोटी नौकाओं से हमले क्यों हो रहे हैं? और अगर हालात नियंत्रण में है तो ट्रंप ईरान से उड़ती हुई रोशनी जैसी धमकी क्यों दे रहे हैं? यही वो सवाल है जिसने पूरी दुनिया को उलझन में डाल दिया है। आज की खबर सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की ही नहीं, आज की खबर उस माइंड गेम की है जिसमें शब्दों को हथियार बनाया जा रहा है। जमीन पर युद्ध जैसे हालात है, लेकिन कागजों में सीज फायर लिखा जा रहा है। मिसाइलें चल रही हैं, लेकिन कैमरों के सामने छोटी हरकत कहा जा रहा है। और शायद यही इस पूरे संकट की सबसे खतरनाक बात है। दुनिया अभी ये समझ ही नहीं पा रही है कि सच में युद्ध शुरू हो चुका है या अभी सिर्फ उसकी प्रस्तावना चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में लिंकन मेमोरियल रिफ्लेक्टिंग फ्यूल यानी कि पुल के पास मीडिया से बातचीत में दावा किया कि ईरान और अमेरिका के बीच घोषित सीज फायर अभी भी लागू है। उन्होंने कहा कि हाल की झड़पों के बावजूद समझौता टूटा नहीं है, लेकिन उसी बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीज फायर टूटा तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईरान से उठती रोशनी का पहाड़ सब बता देता है, यानी एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ खुली चेतावनी। आलोचक कहते हैं कि ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति है। ट्रंप दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका भी अंतिम विनाश की क्षमता रखता है। लेकिन सवाल ये है, अगर अमेरिका इतना नियंत्रण में है तो उसे इसकी आक्रामकता भाषा यानी कि आक्रामक भाषा की जरूरत क्यों पड़ रही है? असल खबर होर्मुज जलजमरू मध्य से शुरू होती है। दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है, यानी ये सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के अनुसार अमेरिकी नौसेना के 3 युद्धपोत यूएसएस टस्कन, यूएसएस राफेल फेरोल्टा और यूएसएस मेसन होर्मुज से ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। तभी उन पर ड्रोन, मिसाइल और तेज रफ्तार छोटी नौकाओं से हमला हुआ। अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने सभी हमलों को नाकाम कर दिया और किसी जहाज को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस घटना ने एक बात तो साफ कर दी, होर्मुज अब सिर्फ व्यापारिक जलमार्ग नहीं रहा, ये दुनिया की सबसे खतरनाक सैन्य टकराव वाली जगहों में बदल चुका है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारी सहयोगी मोनिका सिंह के साथ। स्थिति ऐसे बन गई कि आज होर्मुज स्ट्रेट पर जहाजों की आवाजाही बंद है। अमेरिका ने नाकाबंदी लगाई है, ईरान को चैलेंज किया है, लेकिन इससे राहत किसे मिली है वो तमाम कारण आपको बताएंगे विस्तृत तरीके से, और साथ साथ ये बताएंगे कि ईरान को हराना क्यों नामुमकिन है। देखिए, ईरान का जो दुर्गम भौगोलिक बनावट है ये इसे सशक्त बनाता है। ईरान मजबूत रक्षा कवचों से घिरा हुआ है, जाग्रोस और एल्बुर्ज पर्वतमाला से घिरा हुआ है ईरान। ऐसे में यहाँ पर जमीनी हमला करना बेहद मुश्किल है, पथरीला इसका पूरा इलाका है। ऐसे में विदेशी सेना के लिए ये हमला करना भयानक सपने जैसा है। ऐसे में अमेरिका अगर ये कहता है कि वो जमीनी हमला कर देगा ईरान पर, सो वो प्रैक्टिकल नहीं है और शायद वो इसीलिए अभी तक अमेरिका ने किया नहीं है। इन सब के बीच अगर हम बताते चलें कैसे ईरान की जो एकजुटता है उसकी बड़ी पहचान है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक लचीलापन। ईरान का जो इतिहास है वो 2500 साल पुराना है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ईरानी संस्कृति पहचान कायम, फारसी पहचान और शिया एकता पर गर्व करते हैं। ईरान में धार्मिक एकजुटता की शक्ति नजर आती है और भारी खतरों के खिलाफ एकजुटता यहाँ पर दिखाई देती है। और इसीलिए शायद हम कह रहे हैं कि युद्ध से पहले जिस तरीके से ईरान में वो प्रदर्शन नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि गृह युद्ध छिड़ जाएगा और इसका फायदा अमेरिका उठाने वाला था, वो स्थिति उलट होती हुई दिखाई दे रही है। इन सब के बीच अगर देखें तो प्रॉक्सी वार और रक्षा प्रणाली, सीधा युद्ध नहीं, रणनीति से बाहर, कम संसाधन है लेकिन बड़ा नुकसान पहुंचाने की इनकी क्षमता है।
दुश्मन को हर मोर्चे पर उलझाने की इनकी रणनीति होती है। अलग अलग देशों में सक्रिय सहयोगी समूह हैं इनके। लेबनान में ईरान का सबसे मजबूत सहयोगी है। यमन में ईरान समर्थित हूती सक्रिय हैं। एक साथ कई मोर्चों पर यह अटैक कर सकते हैं। बहुत सारे प्रॉक्सीज का साथ ईरान को मिला हुआ है और यही ईरान से मांग की जाती कि प्रॉक्सीज को समर्थन देना बंद कर दे, इन्हें लॉजिस्टिक्स ना मुहैया कराए। लेकिन ईरान ये जानता है कि उसके अस्तित्व के लिए ये प्रॉक्सीज जो है कितने ज्यादा जरूरी हैं। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल भंडार, हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा, सटीक निशाने की बढ़ती क्षमता, 2000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता है ईरान के पास। ईरान की जो मिसाइल्स हैं पूरे मिडिल ईस्ट को कवर करने की ताकत है। अमेरिकी बेस पर भी अगर हम देखें नजर हो जाती है, और देखा हमने उसका एग्जाम्पल भी, अमेरिकी बेस भी निशाने पर रहे। यूरोप तक पहुंचने की आशंका है और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम देखें ये तमाम वो चीजें हैं जो ईरान को ज्यादा मजबूत बनाती रही। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा है कि इतने दिनों में कैसे ईरान जो है वो अमेरिका के आगे टिकता हुआ दिखाई दिया, वो भी उस कंडीशन पर जब इस युद्ध की शुरुआत ही कैसे हुई। आपने ईरान के सर्वोच्च कमांडर को मौत के घाट उतार दिया, आपने ईरान की टॉप लीडरशिप को एक तरीके से खत्म कर दिया। बावजूद इसके इस पूरे युद्ध को IRGC ने, ईरान ने बहुत मजबूती से जारी रखा और अमेरिका को लगातार ये बताया कि ईरान किसी भी तरीके से अगर आप उसे कमतर आंकते हैं तो ये आपकी भूल है, आपके अजम्पशंस हैं। ऐसे में ईरान किसी भी तरीके से अपनी इंटीग्रिटी से समझौता नहीं करेगा और इस बात को ईरान ने हर एक अटैक के साथ साबित भी किया है। बहुत सारे अलग अलग दावे भी किए गए कि ईरान ने अपने जो असली सैन्य हैं क्षमता है उनका इस्तेमाल नहीं किया, डमीज का इस्तेमाल किया, इस तरह की भी न्यूज आई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ बन चुकी है, दुनिया की धड़कन पर कंट्रोल है ईरान का और तकरीबन 20% तेल हॉर्मुज से गुजरता है, इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया और जवाबी कार्रवाई में कई ईरानी नौकाएं तबाह कर दी गई। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ईरान को असामान्य देश और उसके नेतृत्व को पागल लोग कहकर टाल दिया। यही वो भाषा है जिसने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया, क्योंकि इतिहास गवाह है जब महाशक्तियों के नेता सार्वजनिक मंचों से ऐसी भाषा इस्तेमाल करने लगते हैं तब सिर्फ बयान नहीं बदलते, रणनीतियां भी बदलने लगती हैं और मिडिल ईस्ट जैसी संवेदनशील जगह पर शब्द कई बार मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों देशों के बीच इतनी गंभीर झड़प हो चुकी है तो ट्रंप सीजफायर शब्द से इतना चिपके क्यों हुए हैं? यानी कि इसके पीछे सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि अमेरिकी कानून भी जुड़ा हुआ है। अमेरिका के वार पावर्स एक्ट के तहत राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के खिलाफ लंबे समय तक सैन्य अभियान बिना कांग्रेस के मंजूरी के नहीं चला सकते। 60 दिनों के भीतर संसद से अनुमति जरूरी होती है, लेकिन ट्रंप प्रशासन इस कानूनी चाल से बचना चाहते हैं। इसलिए जमीन पर सैन्य कार्रवाई जारी रखते हुए भी युद्ध शब्द जैसे बच रहे हैं। यानी कि बम भी गिरेंगे, मिसाइल भी चलेंगी, लेकिन आधिकारिक भाषा में सब सीमित कार्रवाई कहलाएगा। आलोचक कहते हैं मुंह में शांति, हाथ में बारूद, और इस वक्त अमेरिका पर यही आरोप लग रहा है। अमेरिका की ये रणनीति नई नहीं है। इराक में भी सुरक्षा अभियान कहा गया, अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, लीबिया में मानवीय हस्तक्षेप, लेकिन हर बार नतीजा लंबे युद्ध और तबाही के रूप में सामने आया। और अब ईरान के मामले में भी दुनिया वही स्क्रिप्ट दोहराई जाती देख रही है। पहले तनाव बढ़ाओ, फिर सैन्य मौजूदगी बढ़ाओ, फिर जवाबी कार्रवाई करो और आखिर में कहो कि हम तो सिर्फ अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। आलोचक कहते हैं कि अमेरिका अक्सर खुद को आग बुझाने वाला दिखाता है, जबकि कई बार चिंगारी उसी की रणनीतियों से निकलती है। लेकिन इस बार मामला अलग है। ईरान इराक या लीबिया नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जिसके पास मजबूत मिसाइल क्षमता है, क्षेत्रीय नेटवर्क है और हॉर्मुज जैसे रणनीतिक इलाके पर प्रभाव है। ईरान ये भी जानता है कि अमेरिका किसी बड़े युद्ध से बचना चाहता है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिकी जनता लंबे युद्धों से थक चुकी है। यही वजह है कि तेहरान लगातार सीमित लेकिन प्रतीकात्मक जवाबी कार्रवाई कर रहा है। यानी इतना हमला की संदेश पहुंच जाए, लेकिन इतना नहीं कि तुरंत
पूर्ण युद्ध शुरू हो जाए। ये एक बेहद खतरनाक संतुलन है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं लेकिन खुलकर युद्ध घोषित करने से बच रहे हैं। ईरानी रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा मनोवैज्ञानिक दबाव है। ड्रोन, स्पीड बोट्स और मिसाइलों के जरिए वो ये दिखाना चाहते हैं कि हॉर्मुज में अमेरिका पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अमेरिकी युद्धपोत भले ही तकनीकी रूप से ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन ईरान की रणनीति स्वार्म टैक्स पर आधारित है, यानी कि छोटी, तेज और लगातार परेशान करने वाली कार्रवाइयां। यही वजह है कि अमेरिकी नौसेना को लगातार हाई अलर्ट पर रहना पड़ रहा है और यही वजह है कि हर नई झड़प के बाद तेल बाजारों में घबराहट फैल जाती है। इस पूरे संकट का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। चीन, भारत, यूरोप सभी की अर्थव्यवस्थाएं हॉर्मुज से गुजरने वाली तेल सप्लाई पर निर्भर है। अगर ये जल जमरूम मध्य लंबे समय तक अस्थिर रहता है तो वैश्विक तेल कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, शिपिंग लागत बढ़ेगी, बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ाएंगी और आखिर में इसका असर आम लोगों तक पहुंचेगा। महंगे पेट्रोल, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के रूप में, यानी हॉर्मुज में चल रही हर मिसाइल सिर्फ युद्धपोतों को नहीं बल्कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को निशाना बना रही है। उधर ट्रंप घरेलू राजनीति में भी दबाव में है। एक तरफ उन्हें दुनिया के सामने अमेरिका को ताकतवर दिखाना है, दूसरी तरफ उन्हें ये भी डर है कि अगर हालात पूरी तरह युद्ध में बदल गए तो अमेरिकी जनता और कांग्रेस दोनों सवाल पूछेंगे। अमेरिका पहले ही इराक और अफगानिस्तान जैसे लंबे युद्धों की भारी कीमत चुका रहा है। हजारों सैनिक मारे गए, खरबों डॉलर खर्च हुए और अंत में जनता के हाथ क्या आया। यही वजह है कि ट्रंप युद्ध भी करना चाहते हैं और उससे दूरी भी बनाए रखना चाहते हैं, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली राजनीति खेली जा रही है। लेकिन जमीन पर हालात लगातार बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी युद्धपोतों की संख्या बढ़ रही है, ईरानी मिसाइल यूनिट्स हाई अलर्ट पर हैं, खाड़ी देशों में बेचैनी बढ़ रही है और हर नई झड़प के बाद दोनों देशों की बयानबाजी और ज्यादा आक्रामक हो जाती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि दोनों पक्ष सीमित कार्रवाई और सीजफायर जैसे शब्दों के पीछे असली तनाव छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो स्थिति होती है जहां गलतफहमी सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। एक गलत मिसाइल, एक गलत आंकलन और एक पूरा मिडिल ईस्ट आग की लपटों में घिर जाता है। अब पूरी दुनिया की निगाहें हॉर्मुज पर टिकी हैं, क्योंकि अगर ये संकट नियंत्रण से बाहर गया तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक बाजार, ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सब कुछ इसकी चपेट में आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर दोनों पक्ष अपनी बयानबाजी और सैन्य गतिविधियां इसी तरह बढ़ाते रहे तो सीजफायर सिर्फ कागजों में जिंदा रह जाएगा, जमीन पर सिर्फ बारूद बचेगा। फिलहाल हॉर्मुज की लहरें बेचैन हैं, मिडिल ईस्ट की रातें भारी हैं और दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही है कि आगे क्या होगा। क्या ट्रंप सच में युद्ध टालना चाहते हैं या ये सिर्फ एक समय खरीद रहे हैं? क्या ईरान दबाव में झुकेगा या जवाब और आक्रामक होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में सीज फायर है या युद्ध का वो खतरनाक चरण जहां मिसाइलें पहले चलती हैं और सच्चाई बाद में सामने आती है? लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।